हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे यूनिट 4 डीबीएमएस की। उससे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है। 23 से आपके एग्जाम्स शुरू हो सकते हैं और लगभग 19-20 दिन बाकी है, क्योंकि आज 5 दिसंबर है। तो आई होप आप तैयारी कर रहे होंगे, और जिसने भी अभी तक का तैयारी शुरू नहीं करी है प्लीज़ वो कर दे, क्योंकि एक ही टीओ में बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। ठीक है, तो बहुत सारी बैग्स देखने को मिली थी लास्ट सेमेस्टर और उससे पहले वाले में भी। तो आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इस बार तो थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पे आपके पास चूज़ करने का होता है कि कौन से आप स्ट्रीम चुन रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप अपने जो भी कंफर्टेबल हो, जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो वही चुनें। मेरी यही उम्मीद रहेगी। एग्जाम फॉर्म की भी डेट आ रखी है 12 दिसंबर तक का, वो भी भरे जाएंगे। इसी के साथ अब हम लोग अपनी यूनिट की तरफ चलते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट 4। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है हमारा डेटाबेस स्टोरेज एंड फिजिकल स्ट्रक्चर्स। अब इसमें क्या है कि ये यूनिट थोड़ा टुकड़ों में बटी हुई है। फर्स्ट के अंदर भी बहुत पार्ट है, सेकंड के अंदर भी है, थर्ड के अंदर भी बहुत नहीं, पर हाँ 1 2 3 पार्ट ऐसे लगभग देखने को मिलते रहेंगे हमें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग कि फर्स्ट टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में क्या है। इंडेक्सिंग पहला हमारा रहेगा यहाँ पे। इंडेक्सिंग इज अ टेक्निक यूज टू स्पीड अप डेटा रिट्रीवल ऑपरेशंस इन डेटाबेस इंस्टेंट ऑफ स्कैनिंग द एंटायर टेबल। डेटाबेस यूजेस एन इंडेक्स सिमिलर टू द इंडेक्स ऑफ अ बुक टू लोकेट फास्टर। इंडेक्सिंग क्या होती है? जैसे बुक में होता है ना कि आप पहले ही देख सकते हैं कि अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से कंटेंट्स अवेलेबल है। उसी तरीके से हमारे डेटाबेस में भी इंडेक्सिंग होती है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा डेटा प्रेजेंट है। वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम लोग उसी फाइल पे सीधा पहुंच जाएंगे। ऐसे ही इससे क्या होता है कि काम तेज हो सकता है। हम अपनी जो भी जहाँ जाना चाहते हैं हमें सारे पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे, हम डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएंगे। Indexes are created one or more columns when a query searches for data. The index helps jumps directly to the required location, reducing searching time. जो भी बताया ना कि डायरेक्ट आप उसके लिए कॉलम बना दिया जाता है। ठीक है, उसी के साथ हम लोग वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम सीधा उसी फाइल पे पहुंचेंगे, जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ पहुंच जाएंगे। इससे हमारा क्या होगा, टाइम की बचत होती है और सीधा हम लोग उसी रिक्वायर्ड लोकेशन पे ही पहुंच जाते हैं। इंडेक्स improves read performance but slow down write operations because the index must also be updated whenever data change। अब जैसे ही अगर हम डाटा चेंज करेंगे ना तो इंडेक्स भी हमें चेंज करनी पड़ती है या ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। जैसे टॉपिक जो भी आपने लिखा होगा या टाइटल जो भी लिखा होगा वो वहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी चेंज होते हुए देखने को मिल सकता है। इससे क्या होता है, आप रीड तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं बट राइट करने में थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है। रीड में इंक्रीज देखने को मिलता है प्रोसेस में, पर राइट में हमें डिक्रीज देखने को मिलता है प्रोसेस में। थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है वहाँ रीड करने के लिए। फास्ट समझ लीजिए आप एक तरीके से कि रीड होगा तो फास्ट और राइट होगा तो स्लो। ये दोनों प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो वो फास्ट प्रोसेस हो जाती है, स्लो प्रोसेस हो जाती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका सेकेंड टॉपिक बी ट्रीज। बी ट्रीज को बैलेंस ट्रीज भी कहते हैं। आर कॉमन इंडेक्सिंग स्ट्रक्चर्स यूज टू मेंटेन शॉर्टेड डाटा, अलाउ फास्ट इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग। बी ट्रीज क्या मदद करती है? हमें एक तरीके से डाटा को जल्दी ढूंढने में मदद करती है। सर्चिंग फास्ट कर देती हैं क्योंकि डाटा बहुत शॉर्ट तरीके से रखा जाता है। अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई पेड़ है, ठीक, 1 डाल 2 डाल 3 डाल 4 डाल, ठीक, कोई हमारे पास पेड़ है। ठीक, अब मान लीजिए हमारा कोई डाटा यहाँ पे, तो हम उसको बहुत जल्दी तरीके से ढूंढ सकते हैं। किसकी मदद से? बी ट्रीज की मदद से। कुछ अगर हमें वैल्यू भी पुट करनी तो हम वो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, हम डेटा को जल्दी से जल्दी ढूंढ सकते हैं। और कोई वैल्यू अगर हमें पुट करनी तो हम वो भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। बी ट्री कीप्स डेटा बैलेंस सो दैट ईच सर्च रिक्वायर्स ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ कंपैरिजंस। ठीक, कोई अगर हमें मतलब सर्चिंग में जो भी चीज़ चाहिए होती है वो बहुत छोटे ही स्केल पे हम ढूंढ सकते हैं। कि मतलब हमें पूरी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत भी हमें पास इन्फॉर्मेशन है। मान लीजिए आप अपने फ़ोन पे, बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, आप अपने फ़ोन पे जब फ़ोन वाला कॉल वाला ऐप खोलते होंगे तो अगर 2 3 नंबर भी लिखते होंगे तो उससे रिलेटेड सारे नंबर आने लगते हैं ना, कि ये नाम से ये नाम से ये नाम से या ये नंबर रिलेटेड। तो वो एक तरीके से बी ट्रीज का ही काम कर रहा होता है। आगे और भी बताऊंगा कि फ़ोन में और भी कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं जो यहीं से रिलेटेड मिलेंगे। आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी ये चीज़ लिख सकते हैं, और जो भी कॉपी चेक करेगा आपको वो थोड़े और तरीके से समझ जाएगा कि बच्चे को और अच्छी तरीके से आता है। अगर आप एग्जाम्पल लिख के आते हैं ना हर टॉपिक में तो और भी अच्छी तरीके से नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि आप एग्जाम्पल लिख देते हैं तो इससे ये होता है कि जो भी कॉपी चेक कर रहा है उसको ये पता चलता है कि हाँ इसको थोड़ा बहुत बेसिक और प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। साथ ही साथ आप पन्ना भी एक थोड़ा भर देते हैं, 1 पन्ना या आधा पन्ना जितना भी होगा, तो आप थोड़ा ज़्यादा लिख सकते हैं उससे। और इससे क्या होगा कि आप जो कॉपी चेक कर रहा है उसको ये भी पता चलेगा कि बच्चे को नॉलेज है। ठीक, आगे चलते हैं इसी में। ईच नोड ऑफ बी ट्री कंटेन्स मल्टीपल कीज एंड चाइल्ड पॉइंटर्स ensuring that the tree heights remain the small even the large database। हर नोड में ना मल्टीपल कीज हो सकती हैं, तो इसलिए ट्री ज़्यादा डीप नहीं होता है। इससे लार्ज डेटाबेस में भी फास्ट रिट्रीवल होता है। ठीक है, बहुत सारी जैसे होती है ना, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो उसी तरीके से बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं, बहुत सारे तुम उसी की मल्टीपल कीज होती है जिससे वो कनेक्ट रहता है।
इससे ज़्यादा डीप तो नहीं हो सकता है, बट हम डेटाबेस में फास्ट तरीके से अपना डेटा ढूंढ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी में आप। थर्ड, हैशिंग। हैशिंग एक जो भी एग्जांपल दिया था उसमें और अच्छे तरीके से हैशिंग काम करता है। हैशिंग क्या होता है? हैशिंग इज अ टेक्निक दैट कन्वर्ट्स अ डेटा वैल्यू इनटू अ लोकेशन हार्श वैल्यू यूजिंग अ मैथमेटिकल फंक्शन कॉल्ड अ हार्श फंक्शन. It allows direct access to data without searching. Hashing is a very fast but works fast exact match you queries such as a retrieving a record by a student ID or a email ID. अब बेसिकली आपने फ़ोन में कुछ भी, एक मान लीजिए आपका फ़ोन है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 7 8 9, एक और नीचे होता है ना, हैशटैग 990 और ये, ठीक। तो आपके सामने ये स्क्रीन होती होगी, यहाँ पे अगर आप कुछ भी नंबर टाइप करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ भी करा कि 72, तो 72 से जितने भी नंबर आने वाले होते हैं वो तुरंत ही आपकी स्क्रीन में आने लगते हैं। तो एक तरीके से ये भी काम करता है मैथमेटिकल फंक्शन पे, और इसे हाश फंक्शन कहते हैं, और ये क्या सर्चिंग में मदद करता है। बस हमें एक तरीके से एग्जैक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल भी नीचे दिया गया कि अगर हमें स्टूडेंट आईडी या एम्प्लॉय आईडी है, हमें नाम नहीं पता है, पर हमारे पास वो डेटा है, तो हम अगर एम्प्लॉय आईडी डालेंगे तो हमें पूरा डेटा उसका मिलके आ जाएगा। जैसे ट्रू कॉलर में भी ना आप लगभग वो डाटा डालोगे तो पता चल जाता है कि ये नंबर यहाँ का है, ये नंबर गुजरात का है, ये लास्ट टाइम यहाँ पे इतने बजे ऑनलाइन था, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें दिखाने लगता है। तो वैसे ही हैशिंग भी उसी फंक्शन या प्रोग्राम पे काम करता है, और बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने दिया है। आप अगर इसको लिख के आते हैं, अगर एग्जाम में आता है, तो पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सेकेंड टॉपिक है हमारा क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। पहला है इसका क्वेरी प्रोसेसिंग। Query processing refers to steps through which a SQL query is translated for a high-level request into a sequence of low-level operations that the DBMS executes. The DBMS performs parsing, checking syntax, optimization, choosing best execution plan, and execution, retrieving the results. क्या कह रहा है कि क्वेरी प्रोसेसिंग जो होता है वो DBMS, आपको मैंने लास्ट यूनिट में बताया था ये टर्म, अगर आपको याद होगा तो। अगर आपने लास्ट यूनिट या फर्स्ट से लेके अभी तक का थर्ड यूनिट नहीं देखी तो देख लीजिए। एसक्यूएल लास्ट यूनिट जो थर्ड यूनिट है वो पूरा एसक्यूएल पे ही है। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक तरीके की लैंग्वेज होती है, किसमें यूज़ करी जाती है? डेटाबेस में यूज़ करी जाती है। तो क्वेरी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एसक्यूएल की मदद से, ठीक है, क्वेरी को समझकर उसे लो लेवल स्टेप में कन्वर्ट करा जाता है। एक तरीके से माना जाए तो ब्रेक कर दिया जाता है, लो लेवल कर दिया जाता है, जिससे और समझने में हमें आसानी हो, ठीक। और इसमें क्या करते हैं हम लोग? पहले सिंटेक्स यूज़ करते हैं। पहले क्या यूज़ करते हैं हम लोग? सिंटेक्स यूज़ करते हैं, ये लिखा है, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? उसके बाद बेस्ट प्लान चूज करते हैं जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकें। उसके बाद क्या करते हैं हम? एग्जीक्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एग्जीक्यूट कर देते हैं। फिर उससे क्या होता है? हमारी क्वेरी रन हो जाती है। ये पूरी प्रोसेस किस चीज़ की लिखी हुई है? क्वेरी प्रोसेसिंग की लिखी हुई है। ये कितने पार्ट में बटी हुई है? 3 पार्ट में बटी हुई है। पहला पार्ट क्या है हमारा इसका? सिंटेक्स है, ठीक। दूसरा क्या है हमारा कि हमें अपना बेस्ट प्लान चूज करना है, ठीक है, बेस्ट प्लान, ठीक। थर्ड क्या है हमारा? ये यहाँ से हटा देता हूँ, ये गलत, हाँ, ठीक। थर्ड प्लान हमारा क्या रहेगा? जो भी हमने एग्जीक्यूट करा है उससे हम अपना क्वेरी रन करा सकें, ठीक। 3 पार्ट, क्या हो रहा है ये? क्वेरी रन, ठीक। 3 पार्ट में होता है ये, जिसमें हम पहले क्या करेंगे? अपना सिंटेक्स को चेक करेंगे, ठीक। पहले सिंटेक्स को चेक करेंगे, फिर हम अपना बेस्ट प्लान को चूज करेंगे, उसके बाद हम अपना क्वेरी रन कराएंगे। ये तीनों क्या होते हैं? क्वेरी प्रोसेसिंग इससे होती है। ये तीनों की वजह से क्वेरी हमारी प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेसिंग के 3 स्टेप्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। क्या हो रहा है भाई? हाँ, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या कहता है? Query optimization selects the most efficient way to execute a query. A query may have many possible execution paths, but the optimizer choose the one with the lowest cost, जिसमें time, value, and disk access. Techniques include choosing indexes, reducing unnecessary scans, and recording operations. क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग काम तेज कितनी जल्दी कर सकते हैं, कितना फास्ट कर सकते हैं, ये हमें देखना होता है। पर साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि कितने कम खर्चे में हो सके। जितना सस्ता हो सके, जितनी तेज हो सके, उतना अच्छा हमारे लिए, ठीक। उतने ही अच्छे तरीके से चलना होता है हम लोग को, कि जिसमें हमें देख सके क्या हो, लो कॉस्ट हो और काम तेज हो। क्या हो? लो कॉस्ट हो, लो कॉस्ट एंड फास्ट वर्क, ये याद रखना इसमें, ठीक है। लो कॉस्ट और फास्ट वर्क हो ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक। और
इसको और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब ये होता है कि क्वेरी में कि हमारा लो कॉस्ट मिले पर फास्ट वर्क मिले, और DBMS मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो प्लान चूज करता है जिसमें हम कम से कम खर्चा करें और कम से कम हम रिसोर्सेज में अपना पूरा काम बना सकें, एक तरीके से कम पैसे, कम से कम रिसोर्सेज और ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाल सकें, वो होता है। इसमें यूज़ क्या करा जाता है, टेक्निक्स यूज़ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इंडेक्स होती है, पहला क्या है हमारे इंडेक्स होती है, दूसरा क्या है फालतू का स्कैन नहीं होना चाहिए, ठीक, दूसरा हमारा क्या है फालतू का स्कैन नहीं होना चाहिए, तीसरा क्या है रिकॉर्डिंग ऑपरेशंस है, ठीक। ये तीनों हमारी टेक्निक्स होती हैं जिस वजह से हम अपना ऑप्टिमाइजेशन और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। होता क्या है, पहला पहला होता है हमारा ये कि लो कॉस्ट हो और फास्ट वर्क हो, ये दो चीज़ें तो आपको याद रखनी है ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। लो कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है, पैसे की बचत, टाइम की बचत, ठीक है, मेमोरी की बचत, बहुत सारी चीज़ें। फास्ट काम में तो सिंपल सी बात है कि जितनी जल्दी कोई काम खत्म कर सके, जैसे ये क्लास भी जितनी जल्दी खत्म हो और आप जितनी जल्दी पढ़ के एग्जाम में दें, जितनी जल्दी आपकी तैयारी हो सके, आप जितनी जल्दी एग्जाम के लिए तैयार हो सके। तो जल्दी का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, वो हर जगह वेरी करता है अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब थर्ड क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्वेरी कॉस्ट एनालिसिस। बेसिकली ये वहीं से कनेक्ट है पर और अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको नीचे बताया गया है। क्वेरी कॉस्ट एनालिसिस कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग अ क्वेरी बेस्ड ऑन अ फैक्टर लाइक नंबर ऑफ डिस्क रीड्स, CPU टाइम, मेमोरी यूजेज, इंडेक्सिंग वर्सेस टेबल स्कैन। अ लोअर कॉस्ट मीन्स फास्टर एग्जीक्यूशन, दिस हेल्प DBMS डिसाइड विच एग्जीक्यूशन प्लान टू चूज। आगे इसमें कुछ है नहीं, आगे कुछ नहीं, यही है। मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि क्या होता है। क्वेरी कॉस्ट एनालिसिस बताता है कि क्वेरी चलाने में कितना टाइम लगा या कितने रिसोर्सेज का हम लोग ने यूज़ करा, ठीक है। क्वेरी कॉस्ट ये बताता है कि हम अपना टोटल देख सकें कि हमने कितना उस पर पैसा लगाया या कितना टाइम लगाया, कौन कौन से रिसोर्सेज लगाए, उन पर कितना खर्चा हुआ, ये सारी चीज़ें। उसी के साथ इसमें होता क्या है, इंक्लूड क्या करे जाते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ डिस्क मतलब जिसमें हम अपनी मेमोरी स्टोर करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं, कितनी नंबर ऑफ डिस्क का इस्तेमाल हुआ, ये सारी चीज़ें। CPU टाइम देखा जाता है, CPU देखा जाता है। बाकी और खर्चे भी हो सकते हैं, मान लीजिए आपका CPU खराब हो गया तब आपका डेटा भी लॉस हो सकता है, बच भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, CPU रिप्लेस करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें, ठीक। मेमोरी वगैरह, मेमोरी यूजेस, कितना डाटा लग गया, कितना डाटा नहीं लगा, कितना बच गया, क्या और इस्तेमाल हो सकता है, नहीं हो सकता है, नए लाने की जरूरत है, ये सारी चीज़ें। इंडेक्सिंग वर्सेस टेबल स्कैन, अभी ऊपर बताया था क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, टेबल स्कैन क्या होता है, जिससे हम लोग और अच्छी तरीके से सर्च कर सकते हैं और प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाती है सर्चिंग की, बट राइट की स्लो हो जाती है। इसका टोटल एनालिसिस क्या निकलता है कि कब जब हम पूरा लास्ट में लिखा हुआ है ना, ये कहाँ गया पेंसिल मेरा, हाँ, लोअर कॉस्ट मीन्स फास्टर एग्जीक्यूशन, जितना ज़्यादा कम कॉस्ट निकलेगा और फास्टर एग्जीक्यूशन उतनी जल्दी होगा, ठीक है। ये क्या मदद करता है, हमें प्लान चूज करने में मदद करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, थर्ड टॉपिक पे आ चुके हैं हम लोग। क्या है हमारा थर्ड टॉपिक, बैकअप, रिकवरी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तीन इसमें भी देखने को मिलेंगे। पहला है हमारा क्या, बैकअप। बैकअप रिफर्स टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ डेटाबेस टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट एक्सीडेंटल लॉस, corruption and hardware failure. Types include full backup, incremental backup and differential backup. होता क्या है अब ये समझ लीजिए। बैकअप हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने फिरने भी नहीं गए, मान लीजिए आपने फोटो खींची, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट फोटो खींची, नहीं भी खींची, जो भी, आपने ड्राइव में अपना डेटा चढ़ा दिया, अब आपका फ़ोन खो जाता है एक तरीके से। तो आप जब भी अपनी आईडी लॉगिन करेंगे ड्राइव की या गूगल की, जब भी आईडी लॉगिन करेंगे या फोटोज़ पे चढ़ा दीजिए, ड्राइव पे चढ़ा दीजिए, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ चढ़ा दीजिए, ठीक। जब भी आप आईडी लॉगिन करेंगे किसी दूसरे फ़ोन में, तो आप अपना डेटा वहाँ से पा सकते हैं। तो आपने क्या करा, एक तरीके से अपना डेटा को बैकअप कर दिया। ऐसे ही डेटाबेस में भी सारी चीज़ें होती हैं कि मान लो एक्सीडेंटल लॉस हो जाता है, कोई गलती से हो जाता है, हमारा CPU जल जाता है, फूक जाता है, या कुछ और हो जाता है, करप्शन हो जाता है, कोई हैक कर लेता है, चोरी कर लेता है, कुछ भी हो जाता है, तो हम अपना डेटा का कहीं ना कहीं बैकअप रखते हैं जिससे हम उसे बाद में रिस्टोर कर सकें, ठीक है। ये होता है बैकअप का मतलब, कि एक तरीके से उसकी कॉपी ऑलरेडी कहीं पे बना के रख लेना। आगे बढ़ते हैं, रिकवरी क्या होती है। अब हमने कोई चीज़ बैकअप करी तो रिकवरी भी तो कर सकते हैं ना, अगर हमारे पास बैकअप है तो हम रिकवरी भी कर सकते हैं। रिकवरी क्या होती है, इंश्योर दैट डेटाबेस रिटर्न टू द करेक्ट एंड कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर अ फेलियर। रिकवरी यूजेस लॉग्स, बैकअप्स एंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड टू रिस्टोर डाटा। अब इसमें देखो बैकअप लिखा हुआ है ना, अगर हमने कोई चीज़ पहले बैकअप कर रखी है तो हम उसे रिकवरी भी कर सकते हैं। रिकवरी बेसिकली क्या होती है, रिकवरी वो होती है जो चीज़ हमारे पास पहले ऑलरेडी प्रेजेंट थी, वो किसी फेलियर की वजह से, एक्सीडेंटल लॉस की वजह से खो जाती है या कुछ भी हो जाता है उसके साथ, तो वापस हम उसे वापस उसी स्टेट में ला सकें जहाँ पे हमने उसे छोड़ा था। एक्सीडेंटल लॉस या फेलियर होने के बाद भी अगर वो चीज़ हमसे खो चुकी है, दूर हो चुकी है, तो वापस उसी स्टेट में वापस लाने को कहते हैं हम लोग रिकवरी। किसकी मदद से करी जा सकती है, लॉग्स की, बैकअप्स की, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स की, जिससे हम अपना डेटा और अच्छी तरीके से एक्यूरेटली रिस्टोर कर सकते हैं। रिकवरी, रिस्टोर एक ही बात होती है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट।
डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्रिपेयरिंग फॉर एंड हैंडलिंग कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स लाइक हार्डवेयर फेलियर, साइबर अटैक्स, फायर एंड नेचुरल डिजास्टर। पहली बात आपको मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। कैटास्ट्रॉफिक मतलब काफ़ी लोग को अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। इसका मतलब होता है तुरंत। तुरंत, वो भी किस टर्म के लिए? नुकसान के लिए, डिजास्टर के लिए, ठीक है। सडन जिसे कहते हैं एक तरीके से, दो मतलब समझ लीजिए, सडन और तुरंत। जो भी तुरंत इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, साइबर अटैक हो सकता है, फायर हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर मतलब यही होता है। मान लीजिए आपने कभी ना कभी न्यूज़ में सुना होगा या पढ़ा होगा कि उत्तराखंड में डिजास्टर आ गई, किस चीज़ की आ गई? बाढ़ की आ गई। सुना होगा नेपाल में डिजास्टर आ गया, किस चीज़ की आ गई? कि भूकंप आ गया। तो ये डिजास्टर होते हैं। तो क्या होता है? तुरंत, जिनको कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर क्या होते हैं? जो तुरंत आते हैं, जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बच सकता है, कुछ भी खो सकता है, सब कुछ खो सकता है या सब कुछ बच सकता है, कुछ भी होने को हो सकता है, उसे कहते हैं, ठीक। आगे क्या लिखा है? इट इंश्योर्स बिजनेस कंटिन्यूटी थ्रू ऑफ साइट बैकअप्स, रिडेंसी एंड इमरजेंसी प्लान्स। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है? बड़े फेलियर के लिए प्लानिंग पहले से करके रखनी पड़ती है। जैसे सर्वर क्रैश हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? साइबर अटैक मतलब किसी ने हमारा डाटा चोरी कर लिया, हैक कर लिया, ठीक है। आग लग गई, नेचुरल डिजास्टर हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो कंपनीज क्या करती हैं? इसमें ऑफ साइट बैकअप्स रखती हैं, मल्टीपल सर्वर्स में डाटा रखती हैं, इमरजेंसी प्लान्स तैयार रखती हैं, इसको बचाने के लिए, बाद में अपना डाटा रिस्टोर करने के लिए। जैसे कि अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया था, मान लीजिए अभी आपने एक आईडी पे अपना डाटा चढ़ाया था कि ये फोटो जो थी आपने एक ही आईडी पे चढ़ा रखी थी। मान लीजिए आपकी आईडी हैक हो जाती, फोन ही किसी ने चोरी कर लिया। अब फोन का डेटा तो गया ही गया, साथ में उसको आईडी भी लॉगिन मिल गई, उसने वहां से भी आपका डेटा चुरा लिया या आईडी का पासवर्ड ही चेंज कर दिया, तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कई लोग क्या करते हैं? कई जगह अपना डेटा चढ़ा के रखते हैं, तो जिससे वो बाद में रिकवरी कर सके। ऐसे ही क्या होता है? मल्टीपल सर्वर्स में डेटा रखते हैं, ऑफ साइट्स बैकअप रखते हैं, जिससे डेटा को बचा के रख सके। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। फोर्थ आ चुका है हमारा कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है? नीड फॉर कॉन्करेंसी कंट्रोल इसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा। व्हेन मल्टीपल यूजर एक्सेस एंड मॉडिफाई द डेटाबेस एट द सेम टाइम, कॉन्फ्लिक्ट्स में अकर। कॉन्करेंसी कंट्रोल इंश्योर दैट्स द करेक्टनेस एंड प्रिवेंट्स प्रॉब्लम लाइक अ लॉस्ट अपडेट्स, डर्टी रो रीड्स एंड इनकंसिस्टेंट डेटा। कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है? बहुत जरूरी चीज होती है। क्यों होती है? कि डेटाबेस में यूजर्स जो यूज कर रहे होते हैं वहां पे एक ही टाइम पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कोई ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मान लीजिए कोई दो लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल लोग यूज करते हैं ना एक ही डेटाबेस को सेम टाइम पे, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट, मान लीजिए कोई सेम ही चीज को अपडेट कर रहा है, तो उस चीज को बचाने से, जिससे डुप्लीकेशन को प्रिवेंट कर सकें, और भी कोई जो प्रॉब्लम हो, लॉस्ट अपडेट्स हो, उसको रोक सके, ठीक है। डर्टी रीड्स हो, इनकंसिस्टेंट डेटा हो, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉन्करेंसी कंट्रोल इसीलिए जरूरी होता है डेटाबेस में, क्योंकि इन सारी चीजों से हमें बचा सकता है। आगे बढ़ते हैं। लॉकिंग। लॉकिंग प्रिवेंट साइमल्टेनियस access to data items by multiple transactions. Type of locks include share locks and exclusive locks. इसमें क्या होता है कि लॉक कर दिया जाता है, टेम्परेरी लॉक लगा दिया जाता है कि एक टाइम पे एक ही ट्रांजेक्शन हो, ठीक है। जैसे आप यूपीआई पे मान लीजिए कि अगर आप के साथ पता नहीं कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर आप सेम टाइम पे दो जगह ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहले एक होगा, उसके बाद दूसरा होगा, या तो एक फेल हो जाएगा या तो फिर होगा। मान लीजिए आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो, सेम ही टाइम पे आपके पास नोटिफिकेशन आप लगा लीजिए कि फोन पे भी आ जाए, अमेजॉन पे भी आ जाए, तो आप कुछ भी पे कर रहे हो, तो अगर दोनों टाइम आप सेम टाइम करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, ठीक है। या तो एक फेल्ड हो जाएगा या तो एक बहुत देर बाद, उसके थोड़े टाइम बाद होगा। तो इसीलिए होता है लॉकिंग। दो तरीके के लॉक होते हैं, शेयर लॉक होता है रीडिंग के लिए, ठीक है, और एक्सक्लूसिव लॉक होता है लिखने के लिए। एक्सक्लूसिव लॉक में क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही लिखे, जिससे डुप्लीकेशन बच सके हमारा, ठीक है। कोई भी फालतू की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, डुप्लीकेशन से बचा सकता है, ठीक है। राइटिंग में तो सबसे ज़्यादा यही होता है ना कि अगर एक इंसान लिख रहा है, दूसरा इंसान भी कुछ लिख रहा है, उसी टैब में लिख दे, उसी कॉलम में लिख दे, उसी रो में लिख दे, तो कौन सा डाटा चढ़ाएं, इसलिए लॉकिंग जरूरी होती है। टाइम स्टैपिंग क्या होती है? In time stamp based control, each transaction gets a unique time stamp. The DBMS use time stamp to decide the correct order of execution and avoid conflicts. इसमें क्या होता है कि टाइम स्टैपिंग हर ट्रांजेक्शन को एक यूनिक टाइम पर वैल्यू करती है। अभी बताया ना, जैसे दो ट्रांजेक्शन करनी हो तो आपकी एक अगर पहले होगी, दूसरी फेल हो सकती है, दूसरी उसके टाइम के बाद ही होगी, दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकती हैं, ठीक। इसी के साथ साथ ये टाइम बताती है कि कौन पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन बाद में होगा, जिससे हमें पता चलता है। जैसे हम अभी बताया ना, रो में कोई डाटा लिख रहा है, ठीक है, दूसरा भी कोई बंदा, क्योंकि डाटा बेस में तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, बहुत मल्टीपल यूजर कर सकते हैं, और दूसरा भी उसी में लिखने लगे, तो इसी वजह से एक हो जाने के बाद ही दूसरा उस जगह को फिल कर सकता है, वहां पे लिख के आने लगेगा ऑक्यूपाइड है कि नहीं है, ये सारी चीजें। इससे क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होने से बचा जा सकता है। वरना एक ही जगह पे दोनों लोग सेम अलग अलग डेटा लिख दे, तो हम जो भी थर्ड पर्सन देखेगा या जिसको हम लोग भेजना चाहते हैं, तो उसको तो वहां पे समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। इससे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होती है। आगे बढ़ते हैं।
4.4 क्या है हमारा डेडलॉक्स। A deadlock occur when two transactions wait for each other locked resources, creating a cycle where neither can proceed. Deadlocks handling techniques include detection, prevention and recovery. Deadlock टैब होता है जिससे दो ट्रांजेक्शन एक दूसरे को लॉक का वेट करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि इससे सिस्टम रुक जाता है। ठीक है, दोनों ही नहीं होंगे, अब जो भी ट्रांजेक्शन होने वाली दोनों ही रुक जाएंगी, इससे दोनों की ट्रांजेक्शन नहीं होने वाली दोनों ही टर्मिनेट कर देंगे। या तो होंगी तो एक ही हो सकती है जो कि अभी तक का मैं बताते आ रहा हूँ, और दूसरी कैंसिल हो जाएगी, या तो एक सर्टेन टाइम बाद होगी। ठीक, ये होता है हमारा डेडलॉक। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट एंड एसिड प्रॉपर्टीज। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है ये समझ लीजिए। ट्रांजेक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एज अ सिंगल यूनिट। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द ट्रांजेक्शन कंप्लीट रिलायबल इवन इफ फेलियर अकर्स। ट्रांजेक्शन एक ग्रुप होता है बहुत सारे स्टेप्स का। ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उनकी ग्रुपिंग हो जाती है, फिर वो एक ही यूनिट की तरह एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक, और एग्जीक्यूट होने भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि होते हैं, आपको एग्जीक्यूट एक ही तरीके से करना है। ठीक, अगर बीच में अगर फेलियर हो जाता है तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर करता है कि डेटा सही स्टेट में रहे, चेंज ना हो, या जो हमारा पहला ऑलरेडी था उसी स्टेट में लेके आ जाता है जहाँ पे एग्जैक्टली जहाँ छोड़ा गया था। अगर फेल होता है तो, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है? ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट होता है जहाँ पे हम लोग जो भी अपना डेटा को आगे बढ़ा रहे होते हैं वो सही तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होता तो डीबीएमएस उसको वहीं से कैंसिल आउट कर देता है। आगे बढ़ते हैं। 5.2 एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो समझ लीजिए आप। पहला होता है एटॉमिसिटी। ट्रांजेक्शन इज ऑल और नथिंग, या तो वो होगी या तो वो नहीं होगी, लाइक अ डू और डाई, अगर वो होगी या तो नहीं होगी। कंसिस्टेंसी, द डेटाबेस मूव्स फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर वैलिड स्टेट, या एक वैलिड स्टेट से दूसरे वैलिड स्टेट तक का ही जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बीच में ही रह जाए। तो कंसिस्टेंसी यही होती है कि अगर हमने कोई चीज़ टाइप करी है, सेव करी है, तो उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाती है। ठीक, वो कैंसिल आउट ना होनी चाहिए। तो एक वैलिड स्टेट से दूसरी वैलिड स्टेट तक का जाना एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं। आइसोलेशन, ट्रांजेक्शन डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। ट्रांजेक्शन हम जब करें तो वो दोनों के बीच इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि कैंसिल आउट भी हो सकता है या रुक सकता है, वेट हो सकता है, तो बहुत सारी। तो आइसोलेशन में क्या होगा कि वो जब भी ट्रांजेक्शन हो तो दोनों को इंटरफेयर ना करें कभी भी आपस में। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? ड्यूरेबिलिटी, कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन रिमेन्स परमानेंट इवन आफ्टर फेलियर। ड्यूरेबिलिटी मतलब होती है कमिटमेंट हो जाने के बाद वो चीज़ खोनी नहीं चाहिए, फेल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार कमिटमेंट हो चुकी है उसकी तो ट्रांजेक्शन जो भी है वो परमानेंट रहनी चाहिए, फेलियर के बाद भी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो इसी के साथ ये यूनिट खत्म हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम की डेट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और एग्जाम फॉर्म अगर अभी तक का नहीं भरा है तो भर लीजिएगा। 12 तारीख तक का वैसे आखिरी है, अभी भी हफ्ता भर है आपके पास। और आई होप आपको ये चैप्टर यूनिट समझ में आई होगी, और आपके कोई भी डाउट्स या फीडबैक है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। फीडबैक दीजिए जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।